हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इवेपोरेशन एंड वेपोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जनरली इवेपोरेशन और वेपोरेशन को एक ही समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो एक एक करके समझेंगे। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके देखें ताकि आपको बेहतर क्वालिटी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इवेपोरेशन मतलब क्या होता है। इवेपोरेशन मतलब सिंपली समझिए कि वो वेपर में चेंज होना। यहाँ तक तो समझ में आता है कि वेपर में चेंज होना, बट किसी भी टेम्परेचर में इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर में लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो सकता है। बट लेकिन वेपोराइजेशन में ऐसा नहीं है। लिक्विड वेपर में चेंज होगा बट वो किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे वो ऐसा होता है। बट इवेपोरेशन में ऐसा कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, वो किसी भी टेम्परेचर पे अपना भी इवेपोरेट हो सकता है। तो देखते हैं कि करके वी ऑलरेडी नो दैट, आप सभी जानते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट। कहीं ना कहीं वो मूवमेंट कर रहा होता है एक दूसरे से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोज ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यस, वो अगर मूवमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा ना थोड़ा काइनेटिक एनर्जी रहेगा, चाहे वो मिनिमम चाहे हाइयर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी तो देयर फॉर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कन्वर्ट वेपर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, जब वहाँ पे लिक्विड का जो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे वीक होते जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स इतना दूर हो जाते हैं कि वो गैस जैसे ट्रीट करने लगते हैं, मतलब वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कब होगा, कहीं ना कहीं वो लिक्विड जो है उस पर कहीं ना कहीं ये लिक्विड जो है ये थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। दैट मीन्स इसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाता है और वो एक दूसरे से बहुत दूर होना चाहते हैं। दैट मीन्स वो मोशन करने लगते हैं और दैट मीन्स वो गैसियस पार्टिकल जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो वो एक चीज़ है। तो इवेपोरेशन देखिए डेफिनेशन यहाँ पे, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स, वैसा फेनोमेनन जो लिक्विड जो है वेपर्स में चेंज हो एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी एनी गिवन टेम्परेचर पे वो। लेकिन हाँ, यहाँ पे दो कंडीशन, किसी भी टेम्परेचर पे और उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही। यानी अगर वाटर है, जैसे देखिए तालाब में क्या होता है, वाटर भी इवेपोरेट तो तालाब में होता है, नदी में होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो 100 डिग्री पे जा रहा है तभी वो इवेपोरेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे करके इवेपोरेट होते रहते हैं। मतलब वो जो है 100 डिग्री से कम पे ही, यानी उसका तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से है जबकि वो वेपर में चेंज होता। लेकिन ऐसा नहीं है, इवेपोरेट होने के लिए 100 डिग्री से कम पे ही वो वेपर में चेंज होते रहता है। तो वही चीज़ है कि the phenomenon of change of a liquid into vapor at any given temperature at below the boiling point, यानी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे पे ही वो वेपर में चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाएगा। जबकि वेपोरेशन में यहाँ पे फिक्स टेम्परेचर होता है और एट बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसा होता है। तो डिफरेंस यही आपको देखने को मिला होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में आप देखिए डिफरेंस। इवेपोरेशन जो है सरफेस फेनोमेनन है, मतलब ये कि लिक्विड का अपर पार्ट ही वो वेपोरेट होते रहते हैं। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड का सारा पार्टिकल्स जो है वो वेपर में चेंज होना चाहता है, यानी इसका सारा पार्टिकल जो है इसमें पार्टिसिपेट लेता है। इसलिए ये कहा जाता है ये बल्क फिनोमेनन है और ये सरफेस फिनोमेनन है। इस तरह से यहाँ पे देखिए इवेपोरेशन के का फैक्टर मेन समझना ज़रूरी है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी कपड़ों को आप
सुखाने जाते हैं छत पे, अगर आप उसको फैलाएंगे नहीं, बिना फैलाए आप उसको रख देंगे तो वो इवेपोरेट, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा और जल्दी वो नहीं सूखेगा। लेकिन अगर उसी कपड़े को अगर आप फैला देते हो, यानी उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हो, तब वो जल्दी इवेपोरेट हो पाता है और इसलिए क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन उसका बढ़ जाता है, इसलिए वो जल्दी सूख जाता है। तो वो एक चीज़ है, सरफेस एरिया बढ़ जाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। दैट मीन्स इससे क्या होगा, ताकि वो उसका जो है इवेपोरेट होकर के जितना भी लिक्विड पार्ट था वो वेपर में चेंज हो जाएगा और वो जल्दी सूख जाएगा। तो वो एक चीज़ है। अब नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से। यस, जैसे देखे होंगे गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। दैट मीन्स लिक्विड वेपर में जल्दी फास्ट वेपोराइज हो जाता है। तो वो एक चीज़ है, इससे भी याद रखेंगे। और इसका रीज़न ये है कि जब लिक्विड में टेम्परेचर आप ज़्यादा देते हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है ना। लिक्विड पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं, वो इतना मूव करने लगते हैं कि वो गैस जैसे ट्रीट करने लगते हैं। तो वो एक चीज़ है, वो वेपर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया और वो गैस जैसे बिहेव करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी हमारे एयर में ना वाटर भी वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वही ह्यूमिडिटी कहलाता है। यानी वाटर कंटेंट इन एयर, कहने का मतलब वो ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी भी कह सकते हैं, नमी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है हमारे वेपर में, हमारे एयर में, मान लेते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। अगर ये वाटर वेपर अगर इवेपोरेट हो जाए तो क्या ह्यूमिडिटी रहेगा? ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब इवेपोरेशन कम हुआ होगा। तो वो एक चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ इवेपोरेशन जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है, इससे ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए विंड स्पीड। विंड स्पीड जो है, विंड स्पीड से क्या होता है कि अगर जितना, जैसे देखिएगा कि अगर आप कपड़े सुखाने जाते हैं छत पे, तो जितना ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा उतना जल्दी वो सूख जाएगा। इसका मतलब विंड स्पीड जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। इसलिए आप बेहतर समझ में आया होगा। एक कंसेप्ट मैं समझाना चाहूँगा। अगर मान लेते हैं कि आपके घर के बगल में तालाब है, उसमें पानी है, अब वो जो है इवेपोरेट होते रहता है, इवेपोरेट होते रहता है। तो बताइए, इवेपोरेट, ये तालाब का पानी इवेपोरेट होने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आप इस तालाब के आसपास जो हॉटनेस है, जो है गर्मी है, वो हीट है, ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तभी तो ये इवेपोरेट हो पा रहा है। यानी आसपास के हीट को इसने इवेपोरेशन में एनर्जी, इवेपोरेशन करवाने के लिए एनर्जी ले लिया। यानी आसपास की जितना भी हीट था इसने इवेपोरेट करने में एनर्जी यूज कर लिया हीट को। तो बताइए, यहाँ का हीट तो इसने ले लिया ना यूज करने में, इवेपोरेशन करने में। तो यहाँ हीटिंग इफेक्ट कम हो गया कि ज़्यादा हो गया? यहाँ हीटिंग इफेक्ट कम हो गया, मतलब कि हीट कम हो रहा है, मतलब कूलेंट फील होगा आपको। तो वो एक चीज़ है, यही बोल रहा है कि हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, याद कर लें। तो यही प्रोसेस है, यानी आप इवेपोरेट करने के लिए आसपास का जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपने आप जो है हीट कम हो जाता है सराउंडिंग में। तो ये ही एक चीज़ प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, देख लेते हैं। एग्जांपल्स देखिए, अगर हम मान लेते हैं आप अपने पाम पे अगर आप अपने पाम पे यहाँ पे एसीटोन रखेंगे तो एसीटोन आपको जो है ना, ये आपको कूल फील होगा। क्यों कूल फील होगा? क्योंकि ये एसीटोन जो लिक्विड है, ये आपके पाम का जो हॉटनेस है इसने इवेपोरेशन करने में ये एब्जॉर्ब कर लिया। एसीटोन जो है यहाँ पे, जो आपका जो यहाँ पे आप रखा जाता है, वहाँ के उतने आपका जो है पाम का जो हीट हॉटनेस था इसने वेपोराइज करने में एब्जॉर्ब कर लिया। तो बताइए, आपके पाम का हीट जो है, गर्मी है, वो कम हो रहा है। तो आपको जब भी हीट लॉस होता है तो कूल फील होता है। तो वो एक चीज़ है, आपको यहाँ से समझ में आया होगा। स्प्रिंकल ऑफ वाटर, यानी रूफ पे, हम ग्राउंड पे क्यों हम सनी डेज में, गर्मी के दिन में हम वाटर का स्प्रिंकल करते हैं, ताकि वो वाटर इवेपोरेट हो करके वहाँ के वातावरण को कूल फील करे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करते हैं। और एबल टू सिप ऑफ हॉट वाटर, यानी कहने का मतलब सॉसर में हम
जैसे एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन अ सॉसर देन इन अ कप, यानी सॉसर में पीने से चाय, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इसमें पीते हैं, सॉसर में, कप में नहीं पीते हैं, वो प्लेट रहता है। तो उस प्लेट में क्या हुआ कि जैसे ये कप है तो इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है कि इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया इसमें ज़्यादा है, इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाने से क्या होगा, वो जल्दी अपना जो है वहाँ क्या करेगा, वो जल्दी कूल हो पाएगा। दैट मीन्स आप जानते हो रेट ऑफ इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट है, तो जल्दी कूल हो पाएगा। तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, वाई पीपल वियर कॉटन क्लॉथेज इन समर, यानी पीपल जो है वो क्यों समर में कॉटन का क्लॉथेज पहनते हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, कॉटन का जो शर्ट होते हैं या जो कपड़े होते हैं वो स्वेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ये आप सभी जानते हो। अब वो स्वेट्स जो है, पसीना जो है, उस पसीना को इवेपोरेट होना है, तो वो पसीना जब इवेपोरेट होगा तो बताइए आपके बॉडी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ये जो है जितना भी ये स्वेट्स है, जो भी लिक्विड है स्वेट्स के फॉर्म में, ये इवेपोरेट होगा, तो बताइए वहाँ का आसपास का जो आपका एरिया है वो वहाँ पे तो ह्यूमिडिटी मतलब जो है इवेपोरेट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे आपको कूलिंग इफेक्ट होगा ना, क्योंकि इवेपोरेट होने के लिए ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी का ही टेम्परेचर लिया होगा ना, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि आपके बॉडी का टेम्परेचर लिया तो वो स्वेट्स तब इवेपोरेट हो पा रहा है, मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर किसने ले लिया, स्वेट्स ले लिया आप इवेपोरेट होने के लिए, यानी आपका जो टेम्परेचर है कम हो रहा है, मतलब आपको कूलिंग फील होगा। तो वो एक चीज़ है, यानी आपके टेम्परेचर को घटा रहा है कौन, स्वेट्स इवेपोरेट होने में, तो वो एक चीज़ है। और स्वेट्स को होल्ड कौन करता है, ये कॉटन, यानी ये भी कह सकते हैं कि कॉटन का कपड़ा स्वेट्स को आसानी से इवेपोरेट करने में मदद करता है। जितना ज़्यादा इवेपोरेट होगा उतना ज़्यादा आपको कूल होगा, कूलिंग इफेक्ट फील करेंगे आप, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि वाई वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर्स ऑन द सराउंडिंग्स ऑफ अ ग्लास विथ आइस कोट। मान लेते हैं कि आप किसी भी बॉटल में आइस रखे हुए हैं, ठीक है, आइस रखे हुए हैं। अब क्या है ना कि अंदर का तो ये पूरा बॉटल तो कोल्ड है, कूल है। अब यहाँ का एयर तो आप ये एयर तो आपका इसके कंपेरिजन में तो ये थोड़ा देर के लिए कम ज़्यादा टेम्परेचर में है, यहाँ कम टेम्परेचर है, मतलब ये कूल है, ये ज़्यादा हॉट है। तो क्या होता है कि यहाँ का बाहर का जो एयर पार्टिकल्स है जब इसके कांटेक्ट में आता है तो ये जो है, ये एयर जो है अपना एनर्जी लूज कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस यहाँ पे जो है, एक मिनट फिर से समझेंगे कि वो जो गैस है लिक्विड में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। ये पूछ रहा है कि अंदर में जो आइस रहता है तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों यहाँ पे आ जाते हैं। तो रीज़न यही है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाने का रीज़न यही है कि बाहर में जो गैसियस पार्टिकल्स थे वो इसके कांटेक्ट में आने से वो एनर्जी अपना लूज कर दिया। तो आप बताइए, जब गैस जो है, यानी कहने का मतलब हुआ कि गैस जो है कूल होगा तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, है ना। तो गैस कूल होने से लिक्विड बन गया। कूल किसके कांटेक्ट में आने से हुआ है, यहाँ पे देखिए ये कूल बॉडी यहाँ पे था, यानी इसके कांटेक्ट में आने से हुआ है। तो वो एक चीज़ है। देखिए देयर आर वाटर, यहाँ पे देखिए देयर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। तो वहाँ पे एयर जो है व्हेन कम टू कॉन्टैक्ट विथ वॉल्स ऑफ अ ग्लास दैट आइस कोल्ड वाटर इन दे कंडेंस, यानी वो जो है कंडेंस हो गया ना, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा कोल्ड था। अब ये गैस जो है क्या हुआ, कंडेंस हो गया इसके कांटेक्ट में आने से। कंडेंस होना मतलब गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस गैस ने अपना एनर्जी लूज कर दिया इसके कांटेक्ट में आने से, है ना। तो वो एक चीज़ है, वो लिक्विड के फॉर्म में ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंदर वाला जो है वाटर बाहर चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है, एक एक करके देख लेते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग दैट मीन्स क्यों। यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड्स एब्जॉर्ब एनर्जी, सही है। जब पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कहाँ से, तो सराउंडिंग से।
तो रीजन क्या होगा, रिगेन एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो दैट मीन्स वो जो जैसे सराउंडिंग से जो है एनर्जी ये वाटर इवेपोरेट करने में लिया, तो यहाँ का तो एनर्जी कम हो गया ना, यहाँ का हीट एनर्जी कम हो गया, क्योंकि ये हीट एनर्जी जो है यूज हो गया इवेपोरेट होने में। तो क्या यहाँ ठंड एहसास होगा ना, क्योंकि यहाँ का तो गर्मी ख़त्म होने, यहाँ का तो गर्मी किसने ले लिया, वाटर ले लिया इवेपोरेट होने में। तो वो एक चीज़ है, कूलिंग इफेक्ट होगा। यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको फिर से समझ में आया होगा। इवेपोरेशन वर्सेज बॉइलिंग। अब देखिए, ये आपको पहले भी मैंने समझा, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, ये पूछा जाता है डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स फ्रॉम अ बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज इन द वेपर्स, यानी जो है पार्टिकल्स ऑफ अ होल लिक्विड, यानी जितना भी लिक्विड है ना बॉइलिंग में, सारा लिक्विड जो है वो पार्टिकल्स, लिक्विड का पार्टिकल्स जो है वो चेंज होता है वेपर्स में। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है। इवेपोरेशन में लिक्विड का जो अपर पार्ट होता है, सिर्फ अपर पार्ट ही वेपर में चेंज होता है। तो वो एक चीज़ है, सरफेस फिनोमिनन होता है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ, मतलब एनर्जी ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, मतलब वही हुआ कि अपर लेयर ही सिर्फ उसका जो है वेपर में चेंज होता है, इसलिए ये सरफेस फिनोमिनन है, कौन, इवेपोरेशन। लेकिन बॉइलिंग क्या है, होल फिनोमिनन, बल्क फिनोमिनन है, ये आप समझे होंगे। तो वो एक चीज़ है, ये क्वेश्चन आप बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये केल्विन और सेल्सियस स्केल को देख लेते हैं। केल्विन और सेल्सियस स्केल बहुत ही ये लास्ट टॉपिक आता है आपके चैप्टर का। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपको केल्विन में चेंज करना हो, यानी टेम्परेचर को, किसी टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना हो, तो डिग्री सी वाले में आप 273 ऐड करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ याद रखें बस, आपका अगर कुछ भी पूछे तो इस फार्मूला से आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये केल्विन है क्या, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, है ना, केल्विन इज अ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब ये यानी फिर से याद करें, अगर हमें केल्विन में चेंज करना हो तो डिग्री सी वाले वैल्यू में हम कितना ऐड करते हैं, 273 ऐड करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है, आप याद रख सकते हैं, 273.17, ये एग्जैक्ट होता है, लेकिन आप इतना ईजिली ले सकते हैं, ये भी ज़रूरी है चीज़ जानना। तो अब आप देख सकते हैं केल्विन स्केल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि मिनिमम केल्विन का वैल्यू 0 केल्विन होता है, यानी 0 केल्विन से वैल्यू 0 केल्विन टेम्परेचर का वैल्यू है, इससे कम केल्विन का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है केल्विन का वैल्यू, यही ये बोल रहा है, ठीक है। इसलिए ये बेटर माना जाता है, ये भी बोल रहा है। देखिए एटीएम, एटमॉस्फेरिक का फुल शॉर्ट फॉर्म एटीएम होता है। इज ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एक्सर्टेड बाय गैस, यानी गैस के द्वारा जो प्रेशर लगता है ना, उस प्रेशर को हम एटीएम के फॉर्म में हम मेजर करते हैं। यानी एसआई यूनिट ऑफ हम प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, यानी गैस के द्वारा प्रेशर तो लगता है ना, एयर के द्वारा प्रेशर लगता है ना, तो उस एयर के द्वारा जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर को हम ऐसा यूनिट एटीएम से डिनोट करते हैं। उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एटीएम होगा, याद कर लें। वैसे प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, बट एयर प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा, एटीएम होगा, ठीक है, ये याद कर लें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि ये यहाँ पे देखिए प्रेशर ऑफ एयर एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल 1 एटीएम होता है, ये याद कर लें। सी लेवल पे जो जितना भी सी लेवल पे, यानी अर्थ इसी लेवल के जितना भी लेवल में जितने भी एयर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 1 एटीएम होता है, यानी सी लेवल में जितना भी, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी सी लेवल में जो भी एयर का प्रेशर होगा वो 1 एटीएम होगा। तो आप ये समझे होंगे। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम, चाहे उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, किसको, 1 एटीएम को। अब 1 एटीएम का वैल्यू देखिए क्या होता है पास्कल में, तो 10⁵ पास्कल होता है, याद कर लें। 1 एटीएम का वैल्यू अप्रॉक्स में 10⁵ पास्कल होता है, ये याद कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, ये वेपोराइजेशन दैट मीन्स बॉइलिंग, है ना, क्योंकि वेपोराइज होगा बॉइलिंग पॉइंट पे, इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा ना, तो वो डिस्कस करते हैं। देखिए इवेपोरेशन इज द प्रोसेस विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स, इसमें भी लिक्विड चेंज करता है वेपर्स में, लेकिन डिफरेंस कहाँ है देखिए, एट एनी टेम्परेचर
इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिलो, यानी बॉइलिंग पॉइंट के बिलो भी और किसी भी टेम्परेचर पे, बट ये फिक्स टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपर्स में चेंज हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट तो कोई फिक्स्ड ही टेम्परेचर होता है ना, सभी लिक्विड का अपना अपना फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसी बॉइलिंग पॉइंट पे जाने पे ही वो वेपर्स में चेंज होगा, तो वो वेपोराइजेशन कहलाता है। अब टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे टेक प्लेस ऑल टेम्परेचर बोला है, तो इवेपोरेशन में सारे टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर पे ये हो सकते हैं, बट टेक प्लेस ओनली फिक्स टेम्परेचर, दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यस टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, बट क्या यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से आते हैं। पूछा जाता है कि जब बॉयल कर रहा होता है वाटर तो क्या उस वक्त टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं, कभी नहीं चेंज होगा, वो तो 100 डिग्री सी पे ही बॉयल करेगा जो कि फिक्स्ड है। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, यस इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, देख लीजिए ये धीरे धीरे करके होता है, बट ये फास्ट होता है। जो ही अपने फिक्स टेम्परेचर पे जाएगा, जैसे वाटर जो ही 100 पे जाएगा वो बॉयल करके गैस बनता जाएगा, है ना, वो एक चीज़ है, फास्ट है। अब देखिए इवेपोरेशन का लास्ट, इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट अ सरफेस ऑफ लिक्विड्स, यह सरफेस है, ये पूरा होल मास यानी इसके इंटायर मास, लिक्विड का इंटायर मास उसमें पार्टिसिपेट लेता है। तो आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। कुछ हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए एक ऐसा फर्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड लार्ज तो देन इवेपोरेशन क्या होगा, जो ही किसी क्लॉथेज का हम फैला करके अगर हम सुखाते हैं तो ये क्या जल्दी सूख जाता है? हाँ, क्यों? क्योंकि उसके रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होगा आंसर? बी, लार्ज। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड एमसीक्यू, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में चेंज हो रहा है बिना हीट के, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? तो इवेपोरेशन ही कहलाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन तो देखिए जैसे तालाब का पानी है, क्या उसको आप हीट करने जाते हैं? नहीं, वो तो अपने आप वेपर में चेंज होते रहता है बिना हीट करवाए, उसको अपना जो खुद मैं हीट नहीं देता हूँ वो तो खुद अपना आप चेंजिंग करते रहता है, तो ये प्रोसेस क्या होगा? इवेपोरेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए एमसीक्यू थर्ड, देखिए यहाँ पे देखिए द इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स, किस किस बात पे डिपेंड करता है? आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाने से भी इवेपोरेशन बढ़ता है, विंड स्पीड बढ़ाने से भी, और नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है कि वो लिक्विड का नेचर क्या है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इवेपोरेशन कॉजेज क्या होगा? कूलिंग होगा, ये आसान क्वेश्चन था। सबसे नीचे देखिए इवेपोरेशन टेक प्लेस एट फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑल ऑफ द एबव। इसमें मैं कंफ्यूज्ड हूँ, सो मैं इसका कंफर्म आंसर नहीं बता सकता, बट मैं फ़िलहाल अभी डी दूंगा, क्योंकि ये सारे हो सकते हैं, इवेपोरेशन में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, तो ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लास्ट, ये कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको भी कर लेते हैं। याद कर लें मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सी होता है, 357 डिग्री सी याद कर लेंगे। जैसे आपको मैं कभी आपको एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ, DTO का भी बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सी यानी 101 होता है, जबकि वाटर का 100 डिग्री सी होता है, और इसका एक ज़्यादा होता है। जैसे उसी तरह से याद कर सकते हैं टंगस्टन का, नहीं सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट और भी है, जैसे कि इथेनॉल का है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सी है, और ये इथेनॉल का है। एसीटोन का याद कर लें, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सी है, इतना याद कर लें तो आपको आगे काम देगा 9th क्लास में। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑन विच लिक्विड बॉयल्स, यानी वो पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल करना स्टार्ट करे वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है। अब ये रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? वेपर्स लिक्विड में चेंज होना, बताइए कंडेंसेशन होगा, क्योंकि कंडेंसेशन में वेपर लिक्विड में चेंज होता है। कहाँ है ये? सॉरी यहाँ है, तो क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, काइनेटिक एनर्जी द हाईएस्ट, तो गैस का काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होता है ना, गैस का काइनेटिक एनर्जी
हाईएस्ट होता है, तो जाहिर सी बात है उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है। तो क्या आंसर होगा? गैस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, ताकि और मुझे अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको अच्छा समझ में आ रहा है, ताकि और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच।